दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं पुनः आपके लिए प्रमुख कहानियों की विषय वस्तु, सारांश एवं प्रमुख पात्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों ये हमारा कहानियों का 7वां भाग चल रहा है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र के द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। प्रमुख पात्र की यदि बात करें तो लेखक स्वयं है और दोस्तों ये लेखक उदासीन बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। दूसरा पात्र है लेखक का मित्र। दोस्तों ये लेखक का मित्र भावुक स्वभाव का व्यक्ति है जिसके हृदय में बालक के प्रति सहानुभूति का भाव है। दोस्तों इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण पात्र आता है जो इस कहानी का नायक है, वो है बालक। दोस्तों ये बालक ही इस कहानी का नायक का कार्य करता है। कहानी का मुख्य पात्र है जिसकी उम्र महज 10 वर्ष है। दोस्तों पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वह अनेक भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है कि चूँकि इस बालक की भांति इस भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे ही बालक हैं जिसके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए वस्त्र हैं और ना ही खाने के लिए अन्न है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा कहानी के सारांश पर और देखते हैं कि इस कहानी का सारांश क्या है। दोस्तों कहानी में लेखक और उनके मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें ठंड से कांपता हुआ एक बालक दिखाई देता है जिसके पास ना तो खाने के लिए अन्न है और ना पहनने के लिए वस्त्र तथा ना ही रहने के लिए किसी प्रकार की झोपड़ी या घर है। दोस्तों लेखक और उनके मित्र बालक की सहायता करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टूटे पैसे ना होने की वजह से उसे उसके भाग्य पर छोड़ देते हैं। दोस्तों अगले दिन माली से पता चलता है कि वही बालक जिसको देने के लिए इन लेखक महोदय और उनके मित्र के पास टूटे पैसे नहीं थे, उसकी ठंड से मृत्यु हो गई। दोस्तों उस बालक के हथेलियों पर मुट्ठी में बर्फ़ और सीने पर बर्फ़ जम गई थी। दोस्तों इस वजह से ठंड से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये वही बालक है जो अगले दिन माली से पता चलता है कि वही बालक जो घर में भूखे अपने भाई बहन के पेट भरने के लिए नैनीताल आया हुआ था, जिसकी लेखक और उनके मित्र ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाए, वही बालक ठंड से मर गया है। यह जानकर लेखक और उनके मित्र दोस्तों बस यही कहकर रह जाते हैं कि अपना अपना भाग्य है। दोस्तों ये पूरी कहानी के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जाता है लेखक के द्वारा कि भारत में इस प्रकार के अनेकों ऐसे बालक हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों भीख मांग मांग करके काम चलाते हैं और यही बालक जो अपना अपना भाग्य में प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे भारतवर्ष के अनेक बालकों का, इसी बालक की भांति हिंदुस्तान में बहुत सारे बालक हैं जिन्हें पकड़ करके उनसे बरबस बाल मजदूरी कराई जाती है। उनको खाने के नाम पर मार दिया जाता है। खाना मांगते हैं तो उन्हें उनके बदले उन्हें केवल और केवल लात और लाठी डंडे से बात किया जाता है। दोस्तों ऐसे अनेक बालक हमारे भारतवर्ष में मिल जाते हैं। ठंड में सिकुड़ते रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए किसी प्रकार का वस्त्र नहीं है, खाने के लिए केवल और केवल जूठा भोजन मिलता है और दिन भर में 1 रुपया खर्च के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। बड़ी ही मार्मिक और संवेदनशील कहानी है, बड़ी ही हृदयग्राही कहानी है। जैनेंद्र के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियों में ये अपना स्थान रखती है। दोस्तों इसके पश्चात हम लेंगे तीसरी कसम। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेण के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। दोस्तों इस पर फिल्म भी बनी है
तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। दोस्तों चलते हैं इसके मुख्य पात्र पर और देखते हैं कि इसके मुख्य पात्र कौन हैं। दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई तीसरी कसम के मुख्य पात्र हीरामन है, जो इस कहानी का नायक है। बड़ा ही भोला भाला स्वभाव का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है और यह 40 वर्षीय हट्टा गट्टा जवान है। दोस्तों इस कहानी की नायिका हीराबाई है। हीराबाई एक नौटंकी में नाचती है। दोस्तों इस हीराबाई को सौदागरों ने खरीद लिया है और अपने मनचाही नौटंकी में नाच करवाते हैं। हीराबाई ही है जो भारतवर्ष की अनेक ऐसी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनको सौदागरों ने खरीद लिया है। उन्हें मनचाहे स्थान पर रखते हैं, मनचाहा कार्य करवाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में अन्य पात्र में लाल मोहर है, धुन्नीराम है, पलट दास है। ये सभी हीरामन के साथ रहने वाले गाड़ीवान हैं। दोस्तों तीसरी कसम की कहानी के सारांश की यदि बात करें तो कहानी शुरू होती है। पहले जान लें कि फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार और आंचलिक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों इस कहानी में हीरामन पहली कसम खाता है, क्योंकि इसमें 3 कसम हैं। पहली कसम कब खाता है? दोस्तों इस कहानी में हीरामन पहली कसम तब खाता है जब वह चोर बाजारी का माल अपनी गाड़ी से ढो रहा था और पकड़ा गया। तो दोस्तों उसी समय ये पहली कसम खाता है कि आज से मैं चोर बाजारी का माल नहीं ढोऊंगा। दोस्तों दूसरी कसम खाता है कि वह अब बांस की लदनी कभी नहीं करेगा। दोस्तों हीरामन उस समय दूसरी कसम खाता है जब वह बांस की लदनी कर रहा होता है। उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से हीरामन कसम खाता है कि आज से मैं बांस की लदनी नहीं करूँगा। हीरामन तीसरी कसम खाता है कि वह कभी नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी पर नहीं बैठाएगा। दोस्तों अब हम इसके सारांश पर बात करते हैं। दोस्तों ये हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो की। दोस्तों ये हमारा कहानी का 7वां भाग चल रहा है। इसके पहले मैंने 6 भाग प्रेषित कर दिए हैं और सभी अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों उन वीडियो को देखना आपके लिए अति आवश्यक है, खासकर यूजीसी नेट के लिए। दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपके पास लगता है कि कुछ समय है तो दोस्तों ये समय आपके पास कुछ भी नहीं है। लगातार आप मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। दोस्तों अब हम तीसरी कसम के सारांश की बात करेंगे। दोस्तों सारांश में बैलों को तेज़ी से चलाने के लिए हीरामन उन्हें मारने लगा, तो हीराबाई जो कि उसी की गाड़ी पर बैठी हुई नौटंकी वाली है, जिसे लैला कहते हैं, हीराबाई ने कहा भैया मारो मत, धीरे धीरे चलने दो। भैया मारो मत, धीरे धीरे चलने दो। 40 साल का हट्टा कट्टा हीरामन की शादी बचपन में ही हो गई थी, पर बहू गौने में ही मर गई। भाभी कुंवारी लड़की से ही शादी करेंगी, पर कौन दुहाजू को अपनी लड़की देगा? ये उसके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं हीरामन के। दोस्तों हीराबाई ने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन ने बताया मेरा नाम हीरामन है। तब हीराबाई बोली फिर तो मित्र कहूँगी, यानी मित्र मतलब मित्र कहूँगी। हीराबाई कहती है तब तो तुम्हें मित्र कहूँगी, भैया नहीं। 30 कोस का सफ़र क्या इसी तरह चुप बैठकर चलेंगे? दोस्तों हीराबाई मथुरा प्रसाद की नौटंकी में लैला का किरदार निभाती है, पर हीरामन ने आज तक नौटंकी नहीं देखी। हीराबाई ने हीरामन को और उसके दोस्तों को पास दिलवा दिया। नौटंकी में जब हीराबाई नाचती है तो दर्शक अश्लील फप्तियाँ कसते हैं। हीरामन उनसे झगड़ा करता है, जिससे नौटंकी में हल्ला मचता है।
हीराबाई हीरामन को डांटती है कि तुम इन लोगों से क्यों झगड़े, यह रोज़ का काम है हमारा, ये लोग फप्तियाँ कसते हैं हमारे ऊपर, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीराबाई ने हीरामन पर विश्वास करके उसे अपनी सारी जमा पूंजी सौंप देती है। दोस्तों, प्रेम विश्वास का दूसरा नाम होता है। बाद में जब हीराबाई अपनी मूल नौटंकी कंपनी में वापस जाने लगती है, तब जाते समय हीराबाई कहती है, महुआ घटवारिन को सौदागर ने जो खरीद लिया है। दोस्तों, ये उसके शब्द, ये हीराबाई के शब्द उसकी बेबसी और लाचारी के शब्द हैं। जाते समय हीराबाई हीरामन को 1 साल देती है और हीरामन हीराबाई को उसकी पूरी जमा पूंजी लौटा देता है। हीरामन का दिल टूट जाता है और यहीं पर वह तीसरी कसम खाता है कि अब कभी किसी नौटंकी वाली को अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा तीसरी कसम कहानी का सारांश। दोस्तों, इसके पश्चात हमारा 8वां भाग आएगा कहानी का। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगी, उसे प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर आपको हमारी वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।